नमस्ते साथियों। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सैलरीड पर्सन है, जिनको भी गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है या किसी कंपनीज़ में काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी रहती है उसके ऊपर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में की जाती है। सरकार के द्वारा उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करना अनिवार्य है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। और इस वर्ष भी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, तो इसमें फरवरी माह में, फरवरी 25 में इस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होने वाली है। तो ये इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का तरीका क्या रहता है, किस प्रकार से हम अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करें, क्या क्या, अगर हम ओल्ड रिजीम में अगर अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या छूट हमें मिलती है, नए टैक्स रिजीम में किस प्रकार से वो कैलकुलेशन रहेगी, इन सारी बातों को हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। तो ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक हमें जो सैलरी मिली है, साथ ही साथ उसमें जो हमें एरियर्स मिले हैं, वो ग्रॉस इनकम हमारी रहेगी। मार्च 2024 की सैलरी जो कि हमें अप्रैल 2024 में मिली थी, और फरवरी 25 की सैलरी जो कि हमें मार्च 25 में मिलने वाली है, वो इस सैलरी में, इस इनकम में आएंगी, अर्थात 12 सैलरीज उसमें रहेंगी। साथ ही साथ हमारी जो कुछ एरियर्स हैं हमें पे हुए हैं इस साल के अंतर्गत, वो उसमें इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ हमारी कोई एक्स्ट्रा इनकम मीन्स हमारे कुछ ऑनरेरियम्स में, सरकार के द्वारा हमें कुछ ऑनरेरियम्स दिए गए हैं, वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ये जो इनकम है हमें अपने डीडीयू से प्राप्त होती है, फरवरी माह में आरंभ में हमें प्रोवाइड करवा दी जाती है, और हमें उसके ऊपर फिर अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। अगर हम एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करें तो एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो अपनी सैलरी को स्वयं भी देख सकते हैं कि हमारी मार्च तक की जो सैलरी है, ग्रोस इनकम जो है डीडीयू स्तर पर, वो क्या होने वाली। तो उसके लिए हिमकोश पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसमें जाकर हम चेक कर सकते हैं। तो उसको किस प्रकार से चेक करना है, उसको हम चेक करते हैं कि हमने अपना जो इंटरनेट ब्राउज़र है उसमें हिमकोश करके टाइप किया, और उसमें इस प्रकार से ये पेज जो है हमारा ओपन रहता है। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, इस प्रकार से उसमें कॉलम आते हैं। तो हमें अपना एम्प्लॉय कोड जो उसमें फिल करना है, तो एम्प्लॉय कोड मैंने जैसे अपना फिल कर दिया। इसमें नाम के कुछ लेटर जो है वो टाइप करने हैं, और उसके बाद हमें लॉगिन उसमें करना रहता है। तो लॉगिन करके इस प्रकार से ये खुलता है। इसमें कुछ कॉलम्स रहते हैं, जिस प्रकार से सैलरी स्लिप का रहता है, व्यू सैलरी ड्यू एंड ड्रॉ स्टेटमेंट भी इसमें रहती है, ईयरली इनकम स्टेटमेंट भी इसमें रहती है, और प्रोजेक्ट इनकम इसमें भी रहती है। तो प्रोजेक्टेड इनकम में हम इसमें जाते हैं, तो प्रोजेक्टेड इनकम में जब हम इसमें जाते हैं तो उसमें शो के ऊपर हमने क्लिक किया। तो शो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ये शीट हमारे सामने ओपन होती है, जिसमें कि हम अपने पूरे वर्ष भर की जो सैलरीज हैं, सैलरी जो है उसको हम देख सकते हैं, हमें कितना भत्ता मिला है, हमारी जो सेविंग्स है वो क्या है, हमने कितना टैक्स जो है वो इस वर्ष कटवाया, वो सारी डिटेल इसमें रहती है। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो जनवरी तक की जो एक्चुअल मेरी इनकम है वो ये है, और आगे ये प्रोजेक्टेड इनकम यानी कि जो मेरी होने वाली है वो भी इसमें आ गई है। और मेरी जो टोटल इनकम है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2000, वो 10,62,832 है। अगर मेरे को फरवरी और मार्च में कोई इनकम कोई अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती, अगर मेरे को कोई इंक्रीमेंट नहीं लगती है, या मेरे को कोई एरियर नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से मैं अपनी इनकम यहाँ से लेकर अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन अभी कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स में मेरा मई से लेकर जनवरी तक का जो इनकम टैक्स कटा है वो, क्योंकि फरवरी और मार्च में ये प्रोजेक्टेड दिखा रहा है तो ये 66,000, लेकिन मेरा जो एक्चुअल टैक्स जनवरी तक जो कटा है वो है 54,000 रुपये कटा है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ से अपनी इनकम को चेक कर सकता हूँ, और अभी ही मैं अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो इस इनकम टैक्स को कैलकुलेशन को हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस प्रकार से करें। तो हमने बात की कि हमारे पास जो है वो 2 रीज़न जो हैं वो इसमें
हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास जब डीडी द्वारा ये इनकम प्रोवाइड करवाई जाएगी या हम अपनी इनकम खुद देखते हैं, तो उसके बाद हमें अपनी इनकम में एक्स्ट्रा जो हमें कुछ इनकम हुई है, ऑनरेरियम हमें कोई मिला है या और कोई इनकम हमारे पास आई है, तो उसको उसमें ऐड करना होता है और उसके साथ कंप्यूटेशन करके जिस भी रिसीव में हम करना चाहते हैं, उसको करने के बाद हमें अपनी ये शीट अपनी डीडीओ को पूर्व समय में सैलरी बनने से काफ़ी दिन पूर्व तक हमें अपने इसको सबमिट करनी होती है। अगर हम अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ओल्ड रिजीम में कर रहे हैं और उसमें अगर हम डिडक्शन जो कि डीडीओ द्वारा उस शीट में दिखाई गई है, उसके अतिरिक्त अगर हम कर रहे हैं, तो हमें उस स्थिति में उस डिडक्शन के लिए उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग रिसीप्ट जो है वो भी साथ में सबमिट करनी होगी, ताकि डीडीओ वेरीफाई कर सके कि हाँ, इस एम्प्लॉय की ये सेविंग भी है। हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन के 2 सिस्टम हमारे पास हैं। पिछले 5-6 वर्षों से सरकार द्वारा एक न्यू रेज़ीम भी स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेज़ीम की बात करते हैं कि ओल्ड रेज़ीम में हम अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं और उससे हम भली-भाँति परिचित भी हैं। तो डीडीओ द्वारा जो हमें इनकम ऐड दी जाती है, हमें जो प्रोवाइड करवाई जाती है, उसमें प्लस हम अपनी कोई अन्य इनकम है, ऑनरेरियम है, उसको भी हम उसमें ऐड करते हैं। अगर नहीं है तो नहीं करते हैं और उसको करने के बाद उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें 50,000 की रहती है, उसको लेस करते हैं। सीए उसमें से लेस करते हैं हम, और एचआरए अगर हम एडमिसिबल है लेस करने के लिए हम कोई किराया दे रहे हो, अगर उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी उसमें से लेस रहता है। और उसमें सेविंग को लेस करने का जो है वो 1,50,000 तक की वो सीमा रहती है कि 1,50,000 तक अगर सेविंग हुई तो वो भी उसमें से हम लेस करते हैं। सेविंग में क्या क्या रहता है, जीपीएफ रहता है, एनपीएस रहता है, पीपीएफ रहता है, जो हमारी हाउस बिल्डिंग एडवांस अगर हमने ले रखा है, लोन ले रखा है, हाउस लोन, उसका प्रिंसिपल भी इसमें आता है, ट्यूशन फ़ी आती है बच्चों की, और अदर कोई सेविंग है, इंश्योरेंस है जो हमने सेविंग के तौर पर कर रखी है, तो वो भी 1,50,000 के अंतर्गत आती है। तो वो सेविंग हम उसमें से टोटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एनपीएस एम्प्लॉई है, तो एनपीएस की एम्प्लॉई की स्थिति में अगर हमारी सेविंग 2 लाख तक है, तो उसमें हम 50,000 एक्स्ट्रा, अर्थात हम 1,50,000 प्लस 50,000 यानी कि 2 लाख तक हम उस टोटल इनकम से लेस कर सकते हैं, जो कि 80 सीसीडी 1B सेक्शन के अंतर्गत आता है। हमने कोई हाउस लोन ले रखा है, तो उसमें 2 लाख तक का हम हाउस लोन का इंटरेस्ट उसमें से लेस कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें जो इनकम एनपीएस एम्प्लॉइज़ को जाती है, उसमें एम्प्लॉय शेयर भी ऐड रहता है, तो वो भी उसमें से लेस रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस उसमें से लेस हो जाती है अधिकतम 25,000 तक की। साथ ही साथ उसमें जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज़ उनको भी रिबेट मिलती है। सेक्शन 80 यू के अंतर्गत अगर किसी कोई हैंडीकैप्ड उसकी जो क्षमता है वो 40 से 80 तक प्रतिशत तक, तो 75,000, 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 की उसमें छूट मिलती है। इसी प्रकार से हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्डियन, उनको भी ये छूट मिलती है। हमने कोई किसी चैरिटी में डोनेट किया है, तो उसकी शर्तों के अनुसार उसमें भी हमें वो लेस मिलता है। और ये सारा लेस करने के बाद हमें अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। तो बैलेंस जो हमारी इनकम बचती है, उसमें हम 2.5 लाख तक की जो इनकम रहती है उसमें वो नील टैक्स रहता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम होगी, उसके बीच की इनकम जो होगी, उसके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेशन रहती है। 5 से 10 लाख तक की जो इनकम रहती है उसमें 20%, और 10 लाख से ऊपर के ऊपर 30% टैक्स रहता है। अगर हमारी इनकम, टैक्सेबल इनकम, अगर सब कुछ लेस करने के बाद ऊपर की जो सेविंग्स हैं उनको लेस करने के बाद अगर हमारी इनकम अगर 5 लाख तक आती है, तो उस स्थिति में हमें वहाँ पर 12,500 की एक छूट मिलती है, अर्थात हमारा टैक्स जो है वो नील हो जाता है। परंतु अगर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से ऊपर बनती है, तो उस स्थिति में ये टैक्स कैलकुलेशन रहती है, और जो भी हमारा टैक्स जो बनेगा, अगर 5 लाख इनकम से ज़्यादा का ऊपर टैक्स हमारे, तो उसके ऊपर हमें 4% का सेस भी पे करना होता है। इस प्रकार से हमारा ये टोटल टैक्स बनेगा, अर्थात जो इनकम टैक्स प्लस सेस और वो जो टोटल आएगा वो टैक्स हमारा होगा। और उसमें से अगर हमने ऑलरेडी कोई एडवांस टैक्स पे
कर रखा है तो उसमें से वो लेस हो जाएगा, और फरवरी माह में वो हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी जो होगी वो हमारी सैलरी से कट कर दी जाएगी। अब हम न्यू रिजीम की बात करें कि न्यू रिजीम में क्या क्या कैलकुलेशन रहती है, किस प्रकार से रहती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो न्यू रिजीम की बात करें तो पिछले वर्ष से इस वर्ष में कुछ चेंजेस जो है वो हुई हैं सरकार द्वारा। जब मई 2024 के बाद बजट पेश किया गया तो उसमें कुछ छूट जो थी उनको बढ़ाया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 की गई है, 25,000 ये बढ़ाई गई है। पहले जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन 3 से 6 रहती है उसको 3 से 7 कर दिया गया है, 5% उसके ऊपर टैक्स रहेगा। फिर उसके बाद 7 से 10 उसमें 10% का रहेगा जो कि 6 से 9 रहता था, और 10 से 12 15% जो कि 9 से 12 था। अगर किसी एम्प्लॉय की इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो इस वर्ष उसको इस न्यू रिजीम में 13,500 का टैक्स का फ़ायदा हो सकता था, उसका टैक्स जो है वो उतना बच सकता है। तो इस प्रकार से ये न्यू रिजीम में चेंजेस हुई है। और अगर हमारी इनकम 7 लाख तक ही है तो हमें नील टैक्स पे करना है। ग्रॉस इनकम लेंगे हम, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करेंगे। अगर एनपीएस एम्प्लॉई है कोई तो उस स्थिति में उसका जो एम्प्लॉयर शेयर है वो भी इस इनकम से लेस होता है। इसके अलावा नए जो टैक्स व्यवस्था है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें और किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो अगर कोई एनपीएस एम्प्लॉई है तो उसका एम्प्लॉयर शेयर ही लेस होगा। दो प्रकार की यहाँ पर हमें डिडक्शंस मिलती है। बैलेंस टैक्स है तो उसमें हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। वो किस प्रकार से करनी होती है, तो 3 लाख तक टैक्स नील है, 3 से 7 5% है, 7 से 10 10% है, 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% है, 12 से 15 लाख तक की इनकम तक 20% है, और 15 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर 7,75,000 जो लेस है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको लेस करने के बाद अगर 7 लाख तक ही आती है तो हमें वहाँ पर 25,000 के करीब रेट मिलती है, अर्थात हमारा टैक्स जो है वो नील हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा हमारा टैक्स आता है तो उसमें भी हमें 4% उसके ऊपर अपना सेस ऐड करना है, और वो सेस ऐड करने के बाद टोटल जो हमारा टैक्स बनेगा उसको डीडीओ द्वारा हमारी जो फरवरी माह की सैलरी उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। अब टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, कौन सा जो रेजीम है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, उसको एक बार हम चेक करते हैं। तो एक गूगल शीट है, एक शीट है कंप्यूटेशन की, उसके द्वारा हम इसको चेक करते हैं। अगर मैं अपने इनकम की बात करता हूँ तो इनकम की बात करता हूँ और स्लैब में जाकर मैं चेक करता हूँ कि मेरी जो टोटल इनकम जो है वो 10,62,000 के आसपास थी। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सीए था वो मैंने 3,000 लेस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को 50,000 वो लेस हुई, और उसके बाद मुझे कोई और एक्स्ट्रा मेरी इसमें लेस होने वाला अमाउंट नहीं है। मेरी जो सेविंग है वो, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 1,50,000 तो वो उसमें से लेस होगा, तो 1,50,000 लेस करने के बाद में जो टैक्सेबल इनकम जो बनती है वो 8,59,000 बनती है। इसके ऊपर मुझे अपना टैक्स कैलकुलेट करना, तो अगर इसके ऊपर मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करता हूँ तो पहले जो 2.5 लाख है उसके ऊपर नील टैक्स रहता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के सीधा 2.5 लाख की इनकम है तो 12,500 5% के हिसाब से वो आता है। और उसके बाद शेष इनकम जो मेरी बचती है वो बचती है 3,59,000, उसके ऊपर 20% के हिसाब से बात करूँ तो 71,800 रुपये मेरा टैक्स आता है। टोटल टैक्स 84,300 के ऊपर 4% सेस कैलकुलेट करने से 3,372 रुपये, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है वो इस ईयर की मेरी 87,672 रुपये बनती है। क्योंकि मैं 54,000 एडवांस टैक्स दे चुका हूँ तो इस रजीम के अनुसार मुझे 33,672 रुपये जो है वो फरवरी में पे करने होंगे। अगर मैं जनवरी में भी पे करता हूँ तो इसमें से 6,000 लेस हो गया, अर्थात मुझे 27,672 रुपये फरवरी माह में पे करने होंगे। एक प्रकार से मेरी ओल्ड रजीम में मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। अब अगर मैं न्यू स्लैब की बात करूँ, न्यू रजीम की बात कर रहा हूँ, तो उस न्यू रजीम में मेरी
10,62,000 मैंने अपना इनकम यहाँ पर ऐड कर दी। 75,000 की मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बस यही इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है, क्योंकि मैं एनपीएस एम्प्लॉय नहीं हूँ, जीपीएफ में कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो मुझे एम्प्लॉयर शेयर इसमें ऐड नहीं हुआ है, उसका लेस नहीं मिलेगा। तो मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम जो बच रही है वो 9,87,000 बच रही है। इसके ऊपर मेरी टैक्स की कैलकुलेशन होनी है। तो इसके ऊपर अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन की बात करूँ तो पहले जो 3 लाख हैं उसमें इनकम टैक्स नील है। 3 से 7 लाख तक 4 लाख आ रहा, तो 4 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 20,000 रुपया टैक्स। शेष जो मेरी 4 3 7 हो गए, 7 के बाद जो मेरी 9,87, तो 2,87 मेरी शेष बची। 2,87 के ऊपर मुझे 10% देना, तो 28,700। तो 28,700 के बाद मेरा टोटल जो टैक्स बन रहा है वो 48,700 बन रहा है। इसके ऊपर 4% टैक्स, 4% सेस मुझे कैलकुलेट करना है, वो 1948 रुपये। अर्थात मेरी जो टैक्स की टोटल लाइबिलिटी इस वर्ष की बन रही है वो 50,648 रुपये बन रही है। क्योंकि मैं जनवरी तक 54,000 रुपये टैक्स पे कर चुका हूँ, तो उसको मुझे लेस करना है। तो मैं 3,352 रुपये अतिरिक्त दे चुका हूँ जनवरी तक। अर्थात मुझे जनवरी और फरवरी में कोई टैक्स पे नहीं करना है। मुझे ये रिफंड जो है वो होना है सरकार की ओर से। अर्थात जो न्यू टैक्स regime है, अगर उसमें मैं अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करता हूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जबकि नए टैक्स में यही मेरा जो टैक्स है वो 30,000 ज़्यादा बनता है। तो मुझे लगता है कि जो न्यू टैक्स regime है वो अधिकतर कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उनके ऊपर हाउस लोन भी है जिनका कि इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा, अगर वो भी अगर न्यू टैक्स regime में एक बार अपनी कैलकुलेशन करके देखते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये न्यू टैक्स regime फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी माह अपने टैक्स की कैलकुलेशन एक बार करके देख लें। जो एम्प्लॉई न्यू टैक्स regime में अपना इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उनको इस वर्ष फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि और उन्होंने अपना जो एडवांस टैक्स अगर पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से है, तो हो सकता है कि उनको अपना जनवरी में ही अपना इनकम टैक्स बंद करना पड़े, तो उनको ये फ़ायदा न्यू टैक्स regime में मिल सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब टैक्स की कैलकुलेशन करें तो दोनों जो regime है, लगभग मुझे लगता है कि 9 लाख से ऊपर के की इनकम वाले जो लोग हैं उनको अपना इनकम टैक्स की अगर हाउस लोन नहीं है तो न्यू टैक्स regime में ही अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो आप दोनों में एक बार करके देखें, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो regime, उसमें आप अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करें और उसके बाद अपनी जो कंप्यूटेशन शीट है वो अपने डीडीओ को सबमिट वेल इन टाइम करें, और उसके बाद जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी होगी उसको एम्प्लॉयर द्वारा डीडीओ द्वारा फरवरी माह में डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं होगी तो वो टैक्स नहीं कटेगा। तो आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। फिर भी आपकी इस इनकम टैक्स कैलकुलेशन को कोई लेकर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।